हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है वो लेकर आई हूँ, जो कि आपके स्पेशल एजुकेटर एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो आप किसी भी स्पेशल एजुकेटर की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है वो देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस ब्लाइंडनेस फ्रॉम लो विजन अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। तो ब्लाइंडनेस और लो विजन में यानी कि अंधत्व और जो न्यून दृष्टि है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो फर्स्ट है ब्लाइंडनेस मीन्स इनएबिलिटी टू यूज विजन इवन विद बेस्ट करेक्शन, वाइल लो विजन अलाउज यूज ऑफ रेजिडुअल विजन विद एड्स। तो ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो हमारी दृष्टि है वो चली जाती है, लेकिन अगर ऑपरेट वगैरह करते हैं, करेक्शन वगैरह भी करते हैं, तो वो कंप्लीटली नहीं आती है। उसके अलावा लो विजन में क्या होता है कि हम एड्स का यूज़ करके कुछ चीज़ें देख सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत जो है वो देख सकते हैं। लो विजन ऑलवेज लीड्स टू टोटल ब्लाइंडनेस इन फ्यूचर। तो हम ये कुछ नहीं कह सकते कि लो विजन से फ्यूचर में ब्लाइंडनेस होगी ही होगी, तो ये कम्प्लीटली करेक्ट नहीं हो सकता। ब्लाइंडनेस अफेक्ट्स ओनली नियर विजन। तो जो अंधत्व है उससे जो नियर विजन है यानी कि जो निकट दृष्टि है वो प्रभावित होती है, ये भी गलत है, क्योंकि ब्लाइंडनेस में तो जो पूरी दृष्टि है वो चली ही जाती है। बोथ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन आर टेम्पररी आई कंडीशन। तो ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट भी हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर कि जो ब्लाइंडनेस है वो है इनएबिलिटी टू यूज विजन। तो इसमें हम नहीं देख सकते इवन विद बेस्ट करेक्शन के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, जिसमें हमें एक कथन दिया गया है और एक रीजन दिया गया है। तो अ पर्सन विद लो विजन कैन परफॉर्म टास्क विद असिस्टिव डिवाइस। तो अगर किसी व्यक्ति का जो विजन है वो कम है, कम दृष्टि उसकी है, तो असिस्टिव डिवाइस सहायक उपकरणों की सहायता से वो देख सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। लो विजन इम्प्लाइज टोटल लॉस ऑफ साइट। तो जो न्यून दृष्टि होती है उसमें लॉस ऑफ साइट टोटली नहीं होता, 100% नहीं होता। तो इसमें हमारा हो जाएगा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। लेप्रेसी कर्ड पर्सन आर कंसिडर्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी मेनली ड्यू टू, यानी कि कुष्ठ रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे हम दिव्यांग क्यों मानते हैं, वो होता है सोशल स्टिग्मा एंड रेजिडुअल डिफॉर्मिटी से, यानी कि लोग उसे सामाजिक कलंक या फिर उसकी जो शारीरिक विकृति है उस पर सवाल ना उठाएं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें हमारा करेक्ट आंसर। विच डिसेबिलिटी प्राइमरी अफेक्ट्स ऑडिटरी फंक्शनिंग। तो जो हमारे श्रवण क्षमता है उसे कौन अफेक्ट करता है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, एएसडी या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो बी आंसर जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो हमारी श्रवण क्षमता को अफेक्ट करता है। हार्ड ऑफ हियरिंग डिफर्स फ्रॉम डेफनेस बिकॉज। तो जो श्रवण बाधित और बधिर में क्या अंतर है, तो हार्ड ऑफ हियरिंग हैज पार्शियल हियरिंग, यानी कि जो हार्ड ऑफ हियरिंग है उसमें क्या होता है, हम कुछ सुन सकते हैं। इसमें जो हार्ड ऑफ हियरिंग अगर किसी पर्सन को है तो वो कुछ सुन सकता है, लेकिन उसे सुनने में काफ़ी कठिनाई होती है, मुश्किल से वो कुछ सुन पाता है। डेफनेस इज क्यूरेबल, यानी कि क्यूरेबल जो बधिरता है उसका हम उपचार कर सकते हैं। बोथ यूज साइन लैंग्वेज कंपल्सरी। तो अगर किसी को हार्ड ऑफ हियरिंग है तो कुछ चीज़ें अगर उसको सुन सकती है तो कंपल्सरी नहीं हो जाता उसके लिए साइन लैंग्वेज यूज़ करना। नो लीगल डिफरेंस एग्जिस्ट, कानूनी अंतर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हार्ड ऑफ हियरिंग एज पार्शियल हियरिंग, यानी कि इसमें जो कुछ श्रवण क्षमता है जो होती है, मुश्किल से कुछ चीज़ों को व्यक्ति सुन सकता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी मेनली इन्वॉल्व्स इम्पेयरमेंट ऑफ। जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसमें क्या मतलब वो किस चीज़ से संबंधित है, हियरिंग से, मूवमेंट ऑफ लिम्ब से, विजन से या स्पीच से। वो है मूवमेंट ऑफ लिम्ब से, यानी कि जो हमारा जो पैरों की जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड ही होता है। ड्वार्फिज्म इज क्लासिफाइड एज डिसेबिलिटी बिकॉज इट्स अफेक्ट। जो ड्वार्फिज्म है वो क्यों डिसेबिलिटी माना गया है, क्यों इसे दिव्यांगता माना गया है, क्योंकि ये किस चीज़ को प्रभावित करती है, फिजिकल ग्रोथ और फंक्शनिंग को। इसमें एक पर्टिकुलर हाइट पर आकर जो हाइट है किसी व्यक्ति की वो रुक जाती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ड्वार्फिज्म किस व्यक्ति जो ड्वार्फिज्म है वो किस व्यक्ति को माना जाता है, उसकी हाइट कितनी होती है। इसके बाद हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिलेड मोटर स्किल्स ओनली,
बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी ओनली, टेम्पररी कॉग्निटिव डिले। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसमें जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो एवरेज से भी कम होती है। इसके बाद हम देखते हैं विच कंडीशन इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक दिव्यांगता में शामिल कौन नहीं है? ऑटिज्म, मेंटल इलनेस, डेवलपमेंटल डिले, अडेप्टिव बिहेवियर डेफिसिट। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है हमारा इनकरेक्ट है। तो जो मेंटल इलनेस है हम उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो मेंटल इलनेस है उसे हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को 100% ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें जो किसी भी व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो बिलो एवरेज से कम होती है। मेंटल इलनेस अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट रेफर्स टू। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम में मानसिक रोग का जो अर्थ है वो क्या हो जाता है? टेम्पररी स्ट्रेस या फिर सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर, लो आईक्यू, लर्निंग डिफिकल्टी। तो जो मेंटल इलनेस में लर्निंग डिफिकल्टी नहीं होती, आईक्यू भी ठीक होता है, टेम्पररी स्ट्रेस भी हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे आता है, लेकिन हम इसे ठीक कर सकते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मेनली अफेक्ट, तो जो ASD है वो किसे अफेक्ट करता है? हियरिंग, सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, विजन या फिर फिजिकल ग्रोथ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ASD? तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में कौन सा जो कथन है वो हमारा सही है? सबसे पहले है इट इज़ अ सिंगल यूनिफॉर्म कंडीशन, इट अपीयर्स ओनली इन चाइल्डहुड, इट वेरीज in severity and presentation, it is always associated with intellectual disability। तो it varies in severity and presentation, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जो एक सिंगल यूनिफॉर्म कंडीशन ASD नहीं है, ओनली अडल्टहुड में भी ये अपीयर नहीं होता। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को अगर ASD है तो उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो। इसके बाद हम देखते हैं सेरेब्रल पाल्सी इज कॉज ड्यू टू। जो सेरेब्रल पाल्सी है उसका होने का कारण क्या है? प्रोग्रेसिव ब्रेन डैमेज, नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन इंजरी, जेनेटिक म्यूटेशन ओनली या फिर मेंटल इलनेस। तो ऑप्शन नंबर बी नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन इंजरी जो है इसे हम कह सकते हैं कि इसमें जो ब्रेन इंजरी हो जाती है वो ठीक नहीं होती है। विच फंक्शन इज मोस्ट अफेक्टेड इन सेरेब्रल पाल्सी? तो सेरेब्रल पाल्सी में जो कौन सा जो फंक्शन है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है? स्पीच, मोटर कोऑर्डिनेशन, हियरिंग या फिर विजन। तो इसमें जो मोटर कोऑर्डिनेशन है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। सेरेब्रल पाल्सी वाला जो व्यक्ति है उसे बैलेंसिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्राइमरी अफेक्ट्स। जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो मेनली किसे प्रभावित करता है, किसे अफेक्ट करता है? वो करता है मसल्स को। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इसे कैसे बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है? सडन मसल इंजरी, प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस, टेम्पररी पैरालिसिस या फिर जॉइंट डिफॉर्मिटी। तो जो प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस है इसे हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस अफेक्ट्स विच सिस्टम? तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस से जो कौन सा तंत्र हमारा अफेक्ट होता है? डाइजेस्टिव, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी या फिर एंडोक्राइन। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा है इससे वो अफेक्ट होता है। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इंक्लूड, तो दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है उसमें क्या क्या हमारा आता है? एपिलेप्सी, फीवर, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन। तो एपिलेप्सी इसमें आता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी डज नॉट इंक्लूड डिफिकल्टी इन। तो जो विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता में किसमें जो कठिनाई है वो नहीं होती है? रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक या फिर इमोशनल कंट्रोल। तो जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है इसमें इमोशनल कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो डी आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू, जो डिसलेक्सिया है किससे रिलेटेड है? राइटिंग, रीडिंग, मैथमेटिक्स या फिर स्पीच। तो डिसलेक्सिया हमारा रीडिंग से रिलेटेड होता है। इसमें व्यक्ति को पढ़ने में जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी रेफर्स टू डिफिकल्टी इन। तो इस जो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है इसमें किस चीज़ में व्यक्ति को कठिनाई आती है? हियरिंग साउंड, प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीच, मोटर मूवमेंट या फिर विजुअल परसेप्शन। तो इसमें जो प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीच है इसमें व्यक्ति को प्रॉब्लम जो है वो होती है।
नेक्स्ट, थैलेसीमिया इज डिसऑर्डर रिलेटेड टू, जो थैलेसीमिया है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है ब्लड से। हेमोफीलिया मेनली कॉज, जो हेमोफीलिया है वो मुख्यतः क्या समस्या, उसमें क्या प्रॉब्लम इंसान फेस करता है अगर किसी को हेमोफीलिया होता है, एक्सेसिव क्लोटिंग, डिलेड ब्लड क्लोटिंग, मसल वीकनेस या फिर बोन डिफॉर्मिटी। तो डिलेड ब्लड क्लोटिंग जो है इसमें व्यक्ति फेस करता है। सिकल सेल डिसीज अफेक्ट, तो इस सिकल सेल रोग से क्या प्रभावित होता है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो इसमें अफेक्ट होते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज रेफर टू, तो जो बहुदिव्यांगता है उसका जो अर्थ है वो क्या है, वन सीवियर डिसेबिलिटी। मल्टीपल यहाँ पर अगर आ जाता है तो हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, बहु दिव्यांगता की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें वन सीवियर डिसेबिलिटी तो नहीं हो सकता है। कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिसेबिलिटी ये हम कह सकते हैं। टेम्पररी डिसेबिलिटी, ओनली फिजिकल डिसेबिलिटी। तो बी आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद डेफ ब्लाइंडनेस इज इंक्लूडेड अंडर, तो जो बधिर दृष्टिहीनता है वो किस श्रेणी में आती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, मल्टीपल डिसेबिलिटी या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसे हम कह सकते हैं ये आती है मल्टीपल डिसेबिलिटीज के अंडर। एसिड अटैक विक्टिम्स आर कंसिडर्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी ड्यू टू, तो जो एसिड अटैक विक्टिम है उसे पर्सन विद डिसेबिलिटी क्यों माना जाता है, परमानेंट फिजिकल डैमेज की वजह से। इस इमोशनल ट्रॉमा, टेम्पररी इंजरी, सोशल रीजन ओनली हम नहीं कह सकते, लेकिन जो परमानेंट फिजिकल डैमेज इससे होता है इसके कारण इसे हम उन्हें हम पर्सन विद डिसेबिलिटी कहते हैं। पार्किंसंस डिजीज मेनली अफेक्ट, जो पार्किंसंस रोग होता है वो मेनली किसे अफेक्ट करता है, वो अफेक्ट करता है मोटर कंट्रोल को। इससे जो पार्किंसन डिजीज से अफेक्टेड पर्सन होता है उन्हें जो थोड़ी प्रॉब्लम होती है बैलेंसिंग में हम उन्हें कह सकते हैं, लेकिन जो उनका शरीर है उसमें थोड़ी कपकपाहट उन्हें फील होती है। जो कपकपी सामान्यतः किससे जुड़ी हुई है, अभी हमने बात किया, तो ये जुड़ी हुई है पार्किंसन डिजीज से। इसके बाद हम बात करते हैं विच डिसेबिलिटी इज नॉन प्रोग्रेसिव इन नेचर। नॉन प्रोग्रेसिव कौन होता है नेचर में, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पार्किंसन डिजीज, सेरेब्रल पाल्सी या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो जो सेरेब्रल पाल्सी है वो नॉन प्रोग्रेसिव होती है नेचर में। ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था कि नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन इंजरी जो है वो सेरेब्रल पाल्सी में होती है। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई सेरेब्रल पाल्सी इज इंक्लूडेड एज अ डिसेबिलिटी, तो सेरेब्रल पाल्सी को दिव्यांगता में शामिल करने का सर्वोत्तम कारण क्या हो सकता है, इट इज कंटेजियस, ये संक्रामक है, ये नहीं है। इट कॉज परमानेंट मोटर इम्पेयरमेंट, इट ऑलवेज इफेक्ट इंटेलिजेंस, इट वर्सन्स रैपिडली विद एज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट कॉजेज परमानेंट मोटर इम्पेयरमेंट। इससे जो हमारी जो कौशल इम्पेयरमेंट है जो वो परमानेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें दिया गया है कुछ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दी गई है, कथन दिया गया है और एक रीजन दिया गया है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज अ प्रोग्रेसिव कंडीशन, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक प्रगतिशील जो स्थिति है वो है। इसके अलावा जो मसल फाइबर ग्रेजुअली वीकन एंड डीजनरेट, तो मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं, इसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बात की गई है। तो इसमें जो दोनों ही चीजें हैं, जो कथन और कारण, वो दोनों ही ठीक हैं। ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है यानी कि प्रगतिशील स्थिति है, और इसमें जो मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच डिसेबिलिटी प्राइमरी अफेक्ट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग एंड अडेप्टिव बिहेवियर, तो कौन सी दिव्यांगता कार्यकारी कार्यों व अनुकूलन व्यवहार को प्रभावित करती है। इसमें है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लो विजन या फिर ड्वार्फिज्म। तो जो फंक्शनिंग और अडेप्टिव बिहेवियर दोनों चीजों को अफेक्ट करती है वो होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेंटल इलनेस डिफर्स फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बिकॉज मेंटल इलनेस, तो जो मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो एक दूसरे से क्यों अलग है। इट ऑलवेज कंजेंशियल यानी कि हमेशा जन्मजात होता है, मे ओकर एट एनी एज, इन्वॉल्व्स लो IQ, और इट इज अनट्रीटेबल यानी कि इसे ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये किसी भी एज में हो सकता है। मेंटल इलनेस है वो भी किसी भी एज में हो सकता है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी किसी भी एज में किसी एक्सीडेंट या किसी ट्रॉमा, किसी भी रीजन से हमें देखी जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो श्रवण बाधा का सामाजिक प्रभाव कौन सा है,
पुअर मसल टोन, डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट, विजुअल कंफ्यूजन या फिर मोटर कोऑर्डिनेशन। तो डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है इससे हम कह सकते हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट उस व्यक्ति में हो सकती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम बिकॉज, इसे हम स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं? इट हैज़ ओनली माइल्ड सिम्टम्स, इट शोज वाइड वेरिएशन इन एबिलिटीज, इट अफेक्ट्स ओनली चिल्ड्रन, इट इज ऑलवेज जेनेटिक। तो इट शोज वाइड वेरिएशन इन एबिलिटीज, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, इसीलिए हम इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। Which intelligence test is most commonly used in India for assessing intellectual functioning of children for identification of intellectual disability? तो intellectual disability किसी व्यक्ति में है तो इंडिया में कौन सा जो टेस्ट है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है? स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, मैलिन्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन या फिर रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैलिन्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर बात की गई है बच्चों की, तो ये जो टेस्ट है 6 to 15 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। अ चाइल्ड ऑब्टेन्स एन IQ स्कोर ऑफ 42 ऑन अ स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, द चाइल्ड फॉल्स अंडर विच लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? अगर किसी बच्चे का जो IQ 42 है तो वो किस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंडर आता है? वो आता है मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंडर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरिया इज लीस्ट अफेक्टेड इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? तो ऑटिज्म में सबसे कम प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, इमेजिनेशन या फिर विजन? तो जो विजन है ये है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, विजन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं विच डिसेबिलिटी में इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन फाइन मोटर स्किल एंड कोऑर्डिनेशन? तो फाइन मोटर स्किल और कोऑर्डिनेशन इन दोनों में जो डिफिकल्टी है वो किस डिसेबिलिटी में देखी जा सकती है? सेरेब्रल पाल्सी, लो विजन, हेमोफीलिया या फिर थैलेसीमिया? तो ये जो दोनों डिजीज हैं ये तो ब्लड से रिलेटेड है, तो ये नहीं हो सकती। लो विजन आईज से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, सेरेब्रल पाल्सी। इसके बाद हम देखते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इज डायग्नोज्ड व्हेन? तो जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है इसे हम कब डायग्नोज कर सकते हैं? When child show low motivation, academic skill are below expected level, और चाइल्ड हैज़ इमोशनल डिस्टर्बेंस या फिर IQ इज ऑलवेज बिलो एवरेज। तो ऑप्शन नंबर बी, एकेडमिक स्किल आर बिलो एक्सपेक्टेड लेवल। तो जब किसी बच्चे की जो एकेडमिक स्किल है वो काफ़ी कम होती है, काफ़ी बिलो होती है किसी एक एक्सपेक्टेड लेवल से, तो हम कह सकते हैं कि इसे जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो हो सकती है, तो इसे हम ध्यान में रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया या फिर शिजोफ्रेनिया? तो जो डिसलेक्सिया हमारा है रिलेटेड है रीडिंग से, डिस्ग्राफिया रिलेटेड है राइटिंग से, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा डिसकैल्कुलिया रिलेटेड है मैथ से, तो जो शिजोफ्रेनिया है वो हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन? तो वाक एवं भाषा दिव्यांगता में किस चीज़ में कठिनाई हो सकती है? अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, वॉकिंग, सीइंग ऑब्जेक्ट या फिर हियरिंग साउंड? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कि इंस्ट्रक्शन को समझने में जो डिफिकल्टी है वो यहाँ पर हो सकती है। विच कंडीशन रिक्वायर लाइफ लॉन्ग मेडिकल मैनेजमेंट बट नॉट कंटेजियस? कौन सी ऐसी कंडीशन है, थैलेसीमिया, लेप्रेसी, एसिड अटैक इंजरी, ऑटिज्म, जिसमें कि लाइफ लॉन्ग जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो चाहिए होता है लेकिन ये संक्रामक नहीं होती है? तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, थैलेसीमिया। ये जो डिजीज होती हैं हमारी, ये किससे रिलेटेड होती है? ब्लड से। हेमोफीलिया इज इनहेरिटेड एज? हेमोफीलिया किस प्रकार का वंशानुगत रोग है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर या फिर एक्वायर्ड कंडीशन? तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हम इसे कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। सिकल सेल डिजीज कॉज पेन मेनली ड्यू टू? सिकल सेल डिजीज में जो दर्द होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? इन्फेक्शन, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल, मसल स्ट्रेन या फिर जॉइंट डिफॉर्मिटी? तो जब हमारी ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हो जाता है तो उससे जो पेन है वो सिकल सेल डिजीज के जो पर्सन है उसे हो सकता है। विच डिसेबिलिटी इन्वॉल्व्स इम्पेयरमेंट ऑफ बोथ सेंसरी सिस्टम? तो बोथ सेंसरी सिस्टम यानी कि दोनों संवेदी
तंत्र प्रभावित होते हैं किस डिसेबिलिटी के कारण? ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफ ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेफ ब्लाइंडनेस। इसमें जो दो सेंसरी सिस्टम है, सुनने का भी और देखने का भी, वो इसमें व्यक्ति के अफेक्ट होती हैं। इसके बाद है मल्टीपल डिसेबिलिटीज पोज चैलेंज मेनली बिकॉज। तो मल्टीपल जो डिसेबिलिटी है, बहुदिव्यांगता है, वो चुनौतीपूर्ण क्यों होती है? ओनली मेडिकल केयर इज नीडेड, नीड मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट, इट इज टेम्पररी, इट अफेक्ट्स ओनली अडल्ट। तो इसमें जो मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट की जो नीड है वो होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एसिड अटैक सर्वाइवर ऑफन रिक्वायर रिहैबिलिटेशन ड्यू टू। तो जो एसिड अटैक पीड़ित होते हैं उन्हें रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास की आवश्यकता क्यों होती है? कॉग्निटिव डिक्लाइन, परमानेंट डिसफिगरमेंट, हियरिंग लॉस या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इससे जो परमानेंट डिसफिगरमेंट है वो हो जाता है, तो इसलिए उन्हें रिहैबिलिटेशन की नीड होती है। पार्किंसंस डिजीज इज क्लासिफाइड एज डिसेबिलिटी बिकॉज इट अफेक्ट्स। तो जो पार्किंसन डिजीज है उसे क्यों डिसेबिलिटी माना गया है? वो माना गया है वॉलेंट्री मूवमेंट्स, इंटेलिजेंस, सेंसरी परसेप्शन या फिर स्पीच कॉम्प्रीहेंशन। तो वॉलेंट्री जो मूवमेंट्स होती हैं वो इससे व्यक्ति की अफेक्ट होती हैं, इसीलिए इसे डिसेबिलिटी माना गया है। ब्रेडिकाइनेसिया सामान्यतः किस में पाया जाता है? सेरेब्रल पाल्सी, पार्किंसन डिजीज, ऑटिज्म या फिर हेमोफीलिया। तो ये पाया जाता है पार्किंसन डिजीज में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसेबिलिटी में इन्वॉल्व फंक्शनिंग सिम्टम्स। तो जो कौन सी दिव्यांगता में जो लक्षण है वो फ्लक्चुएटिंग सिम्टम्स, इसमें जो सिम्टम्स है वो चेंज हो सकते हैं, कभी कम हो सकते हैं, कभी ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो किस में होते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ड्वार्फिज्म, ब्लाइंडनेस या फिर डेफनेस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो ऐसी जो कंडीशन है वो देखी जा सकती है। लो विजन डिफर्स फ्रॉम ब्लाइंडनेस बिकॉज लो विजन। तो जो लो विजन होता है वो ब्लाइंडनेस से अलग क्यों है? इट इज टोटली करेक्टेबल, रिटेन्स यूजेबल विजन, इट इज टेम्पररी और इट इज नॉट अ डिसेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिटेन्स यूजेबल विजन। तो इसमें क्या होता है? लो विजन में क्या होता है? जो विजन है वो कुछ कम हो जाता है, लेकिन ब्लाइंडनेस में विजन कंप्लीटली चला जाता है। लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन में स्टिल फेस डिसेबिलिटी ड्यू टू। तो कुष्ठ मुक्त व्यक्ति आज भी दिव्यांगता का सामना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? एक्टिव बैक्टीरिया, रेजिडुअल नर्व सिस्टम, मेंटल इलनेस या फिर विजुअल लॉस ओनली। तो इसमें रेजिडुअल नर्व डैमेज जो है वो होता है, इसीलिए वो डिसेबिलिटी फेस कर सकते हैं। विच डिसेबिलिटी प्राइमरी इम्पैक्ट सोशल पार्टिसिपेशन ड्यू टू स्टिग्मा। तो स्टिग्मा यानी कि कलंक के कारण सहभागिता को कौन सी जो डिसेबिलिटी है वो प्रभावित किसी व्यक्ति को करती है? मेंटल इलनेस, थैलेसीमिया, लो विजन या फिर ड्वार्फिज्म। तो मेंटल इलनेस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विच कंडीशन में रिक्वायर स्पीच थेरेपी एज इंटरवेंशन। तो एज अ इंटरवेंशन स्पीच थेरेपी किस कंडीशन में रिक्वायर होती है? स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिसीज या फिर ड्वार्फिज्म। तो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है। विच डिसेबिलिटी अफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस। तो कौन सी दिव्यांगता सामान्य बुद्धि के बावजूद शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, हेमोफीलिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस या फिर ऑटिज्म। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होती है, यानी कि नॉर्मल जो इंटेलिजेंस है उससे कम होती है, यानी कि एवरेज से कम होती है। विच डिसऑर्डर इन्वॉल्व डीजनरेशन ऑफ माइलिन शीथ, यानी कि जो माइलिन शीथ के शेल से संबंधित है, कौन सा डिसऑर्डर है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, सेरेब्रल पाल्सी या फिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रगतिशील जो कौन सी डिसेबिलिटी नहीं है जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं? सेरेब्रल पाल्सी, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो जो सेरेब्रल पाल्सी है वो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हियरिंग इम्पेयरमेंट अफेक्ट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट मेनली व्हेन। तो श्रवण बाधा जो भाषा विकास को मुख्यतः कब प्रभावित करती है? when occur in adulthood, when occur during childhood, occurs temporarily या फिर occurs mildly। तो जो चाइल्डहुड के टाइम पर जब ये होती है तो ये सबसे
ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। अगर एडल्टहुड में होती है तो बच्चा लैंग्वेज को तब तक सीख सकता है। इसके बाद है विच डिसेबिलिटी में नीड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जो नीड होती है वो कहाँ पर हो सकती है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी से पीड़ित व्यक्ति को। विच डिसेबिलिटी अफेक्ट्स पोस्चर एंड बैलेंस। पोस्चर एंड बैलेंस को जो कौन सी जो डिसेबिलिटी है वो अफेक्ट करती है? वो करती है सेरेब्रल पाल्सी को, क्योंकि इसमें जो बैलेंसिंग में और पोस्चर में व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है। विच कंडीशन इज इंक्लूडेड ड्यू टू साइकोसोशल इम्पैक्ट एज वेल। तो कौन सी स्थिति को मनोसामाजिक प्रभाव के कारण भी शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिड अटैक। विच डिसेबिलिटी में रिक्वायर असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस। तो कौन सी दिव्यांगता में सहायक श्रवण उपकरण की आवश्यकता होती है? लिसनिंग डिवाइस की जो नीड है वो किसे होगी? वो होगी हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले व्यक्ति को। विच ऑर्डर अफेक्ट वॉल्यूंट्री मसल कंट्रोल बट नॉट इंटेलिजेंस। तो कौन सा जो विकार है वो स्वैच्छिक मांसपेशी नियंत्रण को प्रभावित करता है लेकिन बुद्धि को नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच डिसेबिलिटी मे प्रेजेंट विद ट्रीमर्स, रिजिडिटी एंड स्लो मूवमेंट्स। तो कपकपी, जकड़न, जो धीमी गति होती है वो कहाँ पर देखी जा सकती है? वो देखी जा सकती है पार्किंसंस डिजीज में। इसके अलावा विच कंडीशन इन्वॉल्व्स जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। तो जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर कहाँ पर होता है? थैलेसीमिया में। विच डिसेबिलिटी में रिक्वायर लाइफ लॉन्ग फिजियोथेरेपी। तो जो लाइफ लॉन्ग फिजियोथेरेपी है वो किस व्यक्ति को, यानी कि किस डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति को दी जाती है? सेरेब्रल पाल्सी, डिसलेक्सिया, लो विजन या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरेब्रल पाल्सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसरी डिसेबिलिटी। तो संवेदी दिव्यांगता क्या है? ब्लाइंडनेस, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर मेंटल इलनेस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच डिसेबिलिटी इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन आर्टिकुलेशन एंड फ्लुएंसी। तो उच्चारण और प्रभाव में कठिनाई कहाँ पर होती है? स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में। विच डिसेबिलिटी कैन बी प्रेजेंट विदाउट विजिबल साइन। तो बिना दृश्य लक्षणों के ही ये जो डिसेबिलिटी है ये देखी जा सकती है। ड्वार्फिज्म, लोकोमोटर ब्लाइंडनेस या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में कोई जो हमें लक्षण है वो आमने सामने से नहीं दिख सकते हैं। विच डिसेबिलिटी अफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो वॉलेंट्री मूवमेंट्स की जो कौन सी जो डिसेबिलिटी से प्रभावित करती है? सबसे पहले आ जाएगा सेरेब्रल पाल्सी, डिसलेक्सिया, थैलेसीमिया, फिर लो विजन। तो सेरेब्रल पाल्सी में जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं वो अफेक्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच डिसेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद अबनॉर्मल गेट। यानी कि असामान्य चाल से संबंधित जो डिसेबिलिटी है वो कौन सी है? वो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच डिसऑर्डर में शो एपिसोडिक रिमेशन एंड रिलैप्स। यानी कि कभी कभी ठीक और फिर बिगड़ सकता है, ऐसी डिसेबिलिटी कौन सी होती है? वो होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके बाद हम बात करते हैं, विच डिसेबिलिटी अफेक्ट फाइन मोटर राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल को जो अफेक्ट करती है वो कौन सी डिसेबिलिटी होती है? वो होती है डिस्ग्राफिया। और डिसलेक्सिया हमने पढ़ा था रीडिंग से रिलेटेड है। डिसकैल्कुलिया हमारे किससे रिलेटेड है? मैथ से रिलेटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं, विच डिसेबिलिटी रिक्वायर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल सपोर्ट। तो किस डिसेबिलिटी में इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है? वो होती है हमारी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच डिसेबिलिटी इज कवर्ड ड्यू टू लॉन्ग टर्म फंक्शनल लिमिटेशन। तो दीर्घकालिक कार्यात्मक सीमा के कारण कौन सी दिव्यांगता जो है वो शामिल की गई है? वो की गई है मेंटल इलनेस, फीवर, टेम्पररी इंजरी, कॉमन कोल्ड। वो है हमारी मेंटल इलनेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच डिसेबिलिटी में को एग्जिस्ट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक दिव्यांगता के साथ कौन सी डिसेबिलिटी जो है वो यहाँ पर हो सकती है? तो ऑटिज्म जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सन को देखा जा सकता है। विच डिसेबिलिटी अफेक्ट फेशियल इम्प्रेशन एंड स्पीच मसल। तो स्पीच मसल और हमारे फेशियल इम्प्रेशन को कौन सी डिसेबिलिटी जो है वो अफेक्ट करती है? वो अफेक्ट करती है सेरेब्रल पाल्सी। इसके बाद है, विच डिसेबिलिटी ऑफर नीड स्पेशल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। तो स्पेशल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज की जो ज़रूरत होती है वो कहाँ पर होती है? हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले व्यक्ति के साथ।
विच डिसेबिलिटी इम्पैक्ट न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग, तो जो न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग है, संख्यात्मक प्रक्रिया को क्या प्रभावित करता है, वो हो जाएगा हमारा डिसकैलकुलिया। तो मैंने अभी बताया था डिसकैलकुलिया किससे रिलेटेड है, मैथ्स से रिलेटेड, जहाँ पर मैथ्स में जो प्रॉब्लम है बच्चा फेस कर सकता है। विच डिसेबिलिटी रिक्वायर्स एनवायरमेंटल एडेप्टेशन, तो कौन सी दिव्यांगता में पर्यावरणीय अनुकूलन की आवश्यकता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, थैलेसीमिया या फिर हेमोफीलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो हम एनवायरमेंट में उसी के लिए अडेप्ट करेंगे जिसको कुछ फिजिकल इशू है। उसके बाद है विच डिसेबिलिटी अफेक्ट्स कॉम्प्रीहेंशन डिस्पाइट नॉर्मल हियरिंग, इसका मतलब ये है कि सामान्य श्रवण के बावजूद, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सब कुछ ठीक ठाक सुनाई दे रहा है लेकिन उसके बाद भी उसको कुछ चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको क्या हो सकता है, उसको हो सकता है लैंग्वेज डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिसेबिलिटी इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन में कठिनाई किसको होती है, वो होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले पर्सन को। तो विच डिसेबिलिटी हैज़ बोथ मेडिकल एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, तो मेडिकल एंड एजुकेशनल दोनों प्रभावित होते हैं किससे, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया या फिर पार्किंसन डिसीज। तो जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है उसमें जो व्यक्ति होता है वो मेडिकली और एजुकेशनल दोनों इम्प्लीकेशंस उसको फेस करने पड़ते हैं। विच कंडीशन अफेक्ट्स पोस्चर, टोन एंड रिफ्लेक्सेस, तो यानी कि आसन, टोन और रिफ्लेक्स को प्रभावित करती है, तो वो डिसेबिलिटी कौन सी है, सेरेब्रल पाल्सी, डिसलेक्सिया, लो विजन या फिर ऑटिज्म। तो सेरेब्रल पाल्सी वो कंडीशन है जिससे पोस्चर, टोन और रिफ्लेक्स तीनों चीज़ें जो हैं वो प्रभावित होती हैं। विच डिसेबिलिटी रिक्वायर्स बैरियर फ्री एक्सेस, तो बैरियर फ्री एक्सेस यानी कि बाधा रहित पहुंच आवश्यक है किस डिसेबिलिटी में, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, थैलेसीमिया या फिर हेमोफीलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी। उसके बाद है विच डिसेबिलिटी अफेक्ट्स हैंड राइटिंग स्पीड एंड लेजिबिलिटी, तो हस्तलेखन की गति व स्पष्टता को प्रभावित करती है, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सी डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है, वो हो सकती है हमारे डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में बच्चे को जो राइटिंग जो इशू है वो होता है, इसमें बच्चा पी को बी या फिर ऐसे जो है उसको प्रॉब्लम होती है। इसके बाद है विच डिसेबिलिटी में इन्वॉल्व सेंसरी इंटीग्रेशन इशू, तो संवेदी एकीकरण की समस्या किस डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति को देखने में मिल सकती है, ऑटिज्म, ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया। तो ऑटिज्म हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। विच डिसेबिलिटी अफेक्ट्स इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल, तो इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल यानी कि स्वतंत्र जीवन कौशल को कौन सी डिसेबिलिटी प्रभावित करती है, ड्वार्फिज्म, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लो विजन या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिसेबिलिटी रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म साइकोसोशल सपोर्ट, लॉन्ग टर्म साइकोसोशल यानी कि दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक सहायता किस डिसेबिलिटी वाले पर्सन को देखने में मिल सकती है, मेंटल इलनेस, ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया या फिर सेरेब्रल पाल्सी। तो मेंटल इलनेस वाला जो पर्सन है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़्यादा नीड होती है। Which disability involves difficulty in daily academic tasks like reading, writing and calculation, तो कौन सी दिव्यांगता में पढ़ने, लिखने, गणना जैसे दैनिक शैक्षणिक कार्यों में कठिनाई होती है, तो वो किसको होती है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले पर्सन को। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 हु इज कंसिडर्ड अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में किस पर्सन को कंसिडर किया जाता है, अ पर्सन विद 20% डिसेबिलिटी, अ पर्सन हैविंग नॉट लेस देन 40% ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, अ पर्सन विद टेम्पररी डिसेबिलिटी या फिर अ पर्सन सर्टिफाइड बाय फैमिली। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ पर्सन हैविंग नॉट लेस देन 40% ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, यानी कि कम से कम 40% जो निर्दिष्टि व्यक्ति है उसे हम कह सकते हैं कि वो आ जाएगा, उसे हम कंसिडर कर सकते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर RPWD एक्ट 2016 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज, तो RPWD एक्ट 2016 में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया गया है, मेंटल इलनेस अफेक्टिंग
मूड ओनली। इसके अलावा है कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड। तो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड जहाँ पर आ जाए तो वहाँ पर हम मान सकते हैं कि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात हो सकती है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टेम्पररी लर्निंग डिफिकल्टी, इमोशनल डिस्टर्बेंस इन अडल्टहुड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मस्तिष्क के अपूर्ण या अवरुद्ध विकास की जो स्थिति होती है उसे हम कह सकते हैं बौद्धिक दिव्यांगता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 मेंटल इलनेस मीन्स। तो मेंटल इलनेस का मतलब जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है उसके अकॉर्डिंग क्या है? लो इंटेलिजेंस, स्ट्रेस एंड एंजाइटी ओनली, अ सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, परसेप्शन ऑफ बिहेवियर, यानी कि विचार, मनोदशा, अनुभूति या व्यवहार में गंभीर विकार। इसके अलावा है लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसका हमारा जो मेंटल इलनेस है उसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, अ सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, परसेप्शन और बिहेवियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, as defined in the RPWD Act 2016 locomotor disability refers to। तो जो locomotor disability है उसका अर्थ क्या है? disability of hearing organs। तो ये नहीं हो सकता। disability of muscle only, यहाँ पर only आ गया है तो ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा है disability of bones, joints और muscle leading to substantial restriction of movement। तो जहाँ पर मांसपेशियों में, हड्डियों, जोड़ों में अगर जहाँ पर जो मूवमेंट है उसमें अगर बच्चा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वहां पर हो सकती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। और टेम्पररी इंजरी ऑफ लिम्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर टेम्पररी ही आ गया तो वो चीज़ें जो है ठीक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अ स्टूडेंट विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मेक्स रिपीटेड एरर्स वाइल एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नंबर symbols despite normal intelligence. This difficulty is specifically related to। तो अगर कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है उसको बार बार एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर नंबर सिंबल्स को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको क्या हो सकता है? डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग। यहाँ पर बात की गई है एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नंबर्स की। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं मैथ्स की, जो यहाँ पर जो बात है वो किसकी की गई है? मैथ्स की। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा डिसकैलकुलिया, डिफिकल्टी इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। A learner can read a paragraph correctly but fails to interrupt bar graph and line graph in mathematics and EVS. This indicates difficulty mainly in। अगर कोई बच्चा है पैराग्राफ को काफ़ी अच्छे से रीड कर लेता है लेकिन उसको प्रॉब्लम होती है कहाँ पर? जो बार ग्राफ हैं और मैथमेटिक्स और EVS में लाइन ग्राफ है उन सब चीज़ों को समझने में। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इस बच्चे को क्या हो सकता है? इसको हो सकता है विजुअल इम्पेयरमेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि वो पैराग्राफ को करेक्टली रीड कर लेता है। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे हमारे गलत। और बी ऑप्शन यानी कि उसको डिसकैलकुलिया अंडर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, उसके बाद एक रीज़न दिया गया है। तो स्टेटमेंट ये है कि अ चाइल्ड विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मे स्ट्रगल इन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग नंबर्स। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाला एक बच्चा है वो संख्याओं से जुड़े शब्द और प्रश्न हल करने में कठिनाई महसूस करता है। अब इसका जो रीज़न है वो दिया गया है कि जो सच चिल्ड्रन लैक्स इंटेलिजेंस, यानी कि ऐसे बच्चों में बुद्धि की कमी होती है। तो इसमें हमें जो करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि अगर कोई बच्चा है उसको मैथ्स में प्रॉब्लम है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें इंटेलिजेंस की कमी है। उसके अलावा बोथ ए एंड आर फॉल्स, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। इसके अलावा ए इज़ ट्रू कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी का जो बच्चा है उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसे बच्चे में बुद्धि की कमी होना ये बात ठीक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, हो जाएगा करेक्ट आंसर।
इसके बाद है विच क्लासरूम एक्टिविटी इज मोस्ट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट विद डिसकैलकुलिया। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई हैं, जैसे कि रीडिंग अ स्टोरी अलाउड यानी कि ज़ोर से स्टोरी को पढ़ना, कॉपिंग टेक्स्ट फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, इंटरप्टिंग डेटा फ्रॉम अ पाई चार्ट, या फिर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी बच्चे को डिसकैलकुलिया है यानी कि मैथ्स से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम है, तो इंटरप्टिंग डेटा फ्रॉम अ पाई चार्ट, तो इसको पाई चार्ट को रीड करने में बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है आईक्यू से। तो इसमें पूछा गया है कि according to standard classification used in education, which level of intellectual disability is associated with IQ range of approximately 35 to 49। तो अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे का IQ 35 to 49 के रेंज में है, तो वो किस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आता है? तो यहाँ पर हमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये चार जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो माइल्ड का हमारा आईक्यू हो जाता है वो होता है 50 to 69, और 35 to 49 होता है हमारा मॉडरेट का। इसके अलावा सीवियर जो बच्चा होता है उसका आईक्यू होता है 20 to 34, और बिलो 20 जो होता है उसे हम प्रोफाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है 35 to 49 मॉडरेट यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ child who cannot see objects clearly beyond a certain distance even after best possible correction but can use visual aid for learning is categorized under। तो एक बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा सुधार के बाद भी एक निश्चित दूरी के आगे चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाता है, लेकिन जो सहायक उपकरण हैं उनकी वजह से उनकी सहायता से यानी कि उनका वो उपयोग कर सकता है। तो ऐसे बच्चे को किस डिसेबिलिटी के अंदर रखा जाएगा? उस बच्चे को हम क्या कह सकते हैं कि ये किस श्रेणी में है, किस कैटेगरी के अंडर है? तो ब्लाइंडनेस, लो विजन, डेफ ब्लाइंडनेस, या फिर टोटल विजुअल लॉस। तो टोटल विजुअल लॉस तो हो नहीं सकता, डेफ ब्लाइंडनेस भी नहीं हो सकता। अगर उसे कुछ चीज़ें दिख रही हैं तो वो पूरा ब्लाइंड तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी लो विजन जो है वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और लर्नर हु हैज़ डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पीच इन नॉर्मल क्लासरूम कंडीशन बट कैन बेनिफिट फ्रॉम हियरिंग एड्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो एक बच्चा है जिसे सामान्य कक्षा परिस्थितियों में वाणी समझने में कठिनाई होती है, यानी कि जो स्पीच को समझने में उसे प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो श्रवण यंत्र है उसका लाभ उसको मिल सकता है, यानी कि जो हियरिंग एड्स है उसका यूज़ करके वो काफ़ी बेनिफिट उसे मिल सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, स्पीच डिसेबल्ड और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। तो डेफ तो वो हो नहीं सकता है क्योंकि उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सुनने में। उसके अलावा स्पीच डिसेबल्ड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सुनने की बात की गई है। तो हार्ड ऑफ हियरिंग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेवल ऑफ डिसेबिलिटी इज करेक्ट? तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो लेवल ऑफ डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग करेक्ट है? ऑल पर्सनस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैव द सेम लर्निंग नीड्स, यानी कि जितने भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं सबकी सेम लर्निंग नीड्स होती हैं। तो ऐसा नहीं है, उनकी अलग अलग नीड्स होती हैं। इसके अलावा ब्लाइंडनेस एंड लो विजन इंडिकेट आइडेंटिकल फंक्शनल एबिलिटी। तो जो ब्लाइंडनेस है वो अलग चीज़ है, लो विजन अलग चीज़ है, तो ये आइडेंटिकल फंक्शन इनका नहीं हो सकता। इसके अलावा हियरिंग इम्पेयरमेंट में रेंज फ्रॉम माइल्ड टू प्रोफाउंड। इसके बाद हमारा लास्ट जो ऑप्शन है वो है सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अलो इंडिपेंडेंट एकेडमिक्स लर्निंग। तो सीवियर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, अभी हमने देखा उसका आईक्यू होता है 20 to 34। तो इतने आईक्यू में जो बच्चा है वो अपनी इंडिपेंडेंट एकेडमिक लर्निंग नहीं कर सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे कुछ MCQs। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।